मम्मी, मैं आपको सेब काट कर ला कर दूं? इमामा जिब्रील की बात पर हैरान हुई थी। घर के सामान की पैकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था और वो हर रोज थोड़ा थोड़ा सामान पैक करके स्टोर करती जा रही थी। इस वक्त भी वो घर के एक कमरे में इसी काम में मसरूफ थी जब जिब्रील ने उसका हाथ बटाते बटाते यकदम उससे कहा था। इमामा की हैरानी बजा थी। फल काट कर खिलाने की ऑफर हुमैन की तरफ से तो नॉर्मल बात थी, लेकिन जिब्रील इस तरह के काम नहीं करता था, ना ही वो खुद फल खाने का शौकीन था। तुम खाना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें काट दूं, इमामा ने जवाबन उसे ऑफर की। नहीं, जिब्रील ने जवाब दिया। वो उस कमरे की खुली हुई वार्डरोब से कपड़े निकाल निकाल कर इमामा के करीब बेड पर रख रहा था, जिन्हें इमामा एक बैग में रख रही थी। वो शायद इतने महीनों में पहला मौका था जब इमामा को तशवीश हुई थी। उसके बच्चे उसकी परेशानी और तकलीफ को महसूस करना शुरू हो गए थे और ये कोई अच्छी अलामत नहीं थी। कई महीनों के बाद उसने जिब्रील को गौर से देखा था। वो 1-2 महीने में 10 साल का होने वाला था और वो 10 साल का होने के बावजूद अपने कद काठ से 10 साल से बड़ा लगता था। वो शक्लो सूरत में सालार की निस्बत उससे ज्यादा मुशाबहत रखता था और हुमैन सालार से, लेकिन उसके दोनों बेटों की आंखें सालार की तरह थी, बड़ी, गहरी, जहानत से चमकती हुई। कोई अगर किसी और चीज से नहीं तो आंखों से ये जरूर पहचान लेता कि वो सालार सिकंदर की औलाद थे। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? जिब्रील ने मां की नजरें खुद पर मबजूल पाकर पूछा था। वो मुस्कुरा दी। तुम बड़े हो गए हो। जिब्रील ने कुछ झेंप कर मां को देखा, फिर एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ मां से कहा, थोड़ा सा। हाँ, थोड़े से। जल्द ही पूरे बड़े भी हो जाओगे। वो बेड पर पड़े कपड़े उठाते हुए उससे बोली, लेकिन मैं बड़ा होना नहीं चाहता। बैग में कपड़े रखते हुए इमामा ने उसे कहते सुना। वो वार्डरोब की एक और शेल्फ खाली कर रहा था। क्यों? उसे अचंभा हुआ। ऐसे ही उसने बड़े आम से अंदाज में मां से कहा। वो पहला मौका था जब इमामा को उसका अंदाज अजीब उलझा हुआ महसूस हुआ। उस घर में सिर्फ वो नहीं थे जो परेशान थे, उनकी सबसे बड़ी औलाद भी ऐसी ही परेशानी से गुजर रही थी। लेकिन इस परेशानी की नौइयत को इमामा तब बूझ नहीं सकी थी। वो उसे सिर्फ एक रद्द अमल समझी थी। जिब्रील पहले भी मां के हवाले से बेहद हसास था। उसे कोई भी परेशानी होती तो वो सबसे पहले महसूस कर लेता था। फिर वो मां से कुरेदे बगैर नहीं रहता था। ये उसकी फितरत का हिस्सा था। इमामा ने इस फल काटने की ऑफर को भी इसी तशवीश का हिस्सा समझा था। उसे अंदाजा था कि कोई भी उसे इन दिनों देखकर ये अंदाजा लगाए बगैर नहीं रह सकता था कि वो परेशान थी। दिनों में उसकी गिरती हुई सेहत, उसकी आंखों के स्याह हल्के और उसकी अक्सर रोने की वजह से सुर्ख और सूजी रहने वाली आंखें किसी को भी उसकी ज़हनी और जज्बाती हालत का पता दे सकती थी। इसलिए जिब्रील अगर कोई अंदाजा लगा रहा था तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वो कुछ उलझती सोचती हुई इसी तरह सामान पैक करती रही और वक्फे वक्फे से सामान लाकर रखते हुए जिब्रील को देखती रही। फिर जैसे उसे ख्याल आया था कि उसे जिब्रील को अपने हवाले से कोई तसल्ली और दिलासा देना चाहिए था, उसकी तशवीश को कम करने के लिए। जिब्रील, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसे ये जुमला बोलते ही इस जुमले के हल्केपन का एहसास हो गया था। जिब्रील ने वार्डरोब के पास खड़े खड़े यकदम जैसे पलटकर मां को देखा और फिर बेहद संजीदगी से कहा, मुझे पता है। इमामा उससे नजरें चुरा गई थी। जिब्रील ने जैसे मां का पर्दा रखा था।
वो माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, ना ही उससे कुछ पूछना चाहता था, क्योंकि कई दिनों के बाद उन दोनों को एक दूसरे से बातचीत का मौका मिल रहा था। एक बार फिर से वो दोनों काम में मसरूफ हो गए थे और तभी काम करते करते इमामा ने पहली बार कमरे की खामोशी को महसूस किया। वो दोनों इतनी देर से काम कर रहे थे, लेकिन उनके दरमियान बहुत कम जुमलों का तबादला हुआ था। मामूल में ऐसा नहीं होता था। उसे और जिब्रील को जब भी अकेले कुछ वक्त गुजारने का मौका मिलता था, वो दोनों बहुत अच्छी गपशप करते थे। जिब्रील उसे स्कूल की बहुत सी बातें सुनाता, अपने दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में। वो बातूनी होने के बावजूद ऐसे मौके पर माँ से बहुत कुछ शेयर करता था। आज पहला मौका था कि छोटे बहन भाइयों की अदम मौजूदगी में भी वो इतना खामोश था। इमामा की छठी हिस्स ने एक अजीब सा सिग्नल दिया था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो सब कुछ जानता था। ये मुमकिन नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। जिब्रील, जी मम्मी। वो उसके मुखातिब करने पर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। वो सवाल करते करते रह गई। क्या पता ये उसका वाहिमा ही हो, वो वाकई बेखबर हो, और अगर वो बेखबर था तो उससे ये सवाल करना। वो बात बदल गई। तुम्हारा कुरान पाक ख़त्म होने वाला है, बस थोड़े ही दिन में। फिर माशाअल्लाह तुम हाफिज़े कुरान हो जाओगे। तुमने कुरान पाक से अभी तक क्या सीखा? वो गुफ्तगू को इस मौजू पर ले आई जिस पर वो अक्सर उससे बात करती थी। वो अब वार्डरोब की एक दराज खाली करने वाला था। माँ के सवाल पर काम करते करते ठटक गया। बहुत सारी चीजें हैं, उसने जरा सा सोच कर माँ से कहा, लेकिन अगर कोई एक चीज हो जो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट भी लगती हो और सबसे अच्छी भी। वो मुतमईन थी। उन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई थी। आपको पता है मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कुरान पाक में? वो भी अब बेहद दिलचस्पी से बात करने लगा था। क्या? होप। इमामा उसका मुंह देखने लगी। कैसे? पता नहीं उसने क्यों पूछा था, लेकिन जवाब वो मिला था जिसने किसी मरहम की तरह उसके जख्मों को ढांपा था। देखें, सारा कुरान एक दुआ है। तो दुआ होप होती है ना, हर चीज के लिए दुआ है। तो इसका मतलब ये है ना कि अल्लाह हर मुश्किल में हमें उम्मीद भी दे रहा है। ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कुरान पाक की, कि हम कभी होपलेस ना हो। कोई गुनाह हो जाए तब भी, और कोई मुश्किल पड़ जाए तब भी, क्योंकि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसका 10 साला बेटा बेहद आसान अल्फाज में उसे वो चीज थमा रहा था जो उसके हाथ से छूट चुकी थी। जो बातें दानाई समझा नहीं पाती, वो मासूमियत समझा देती है। जिब्रील बातें करते करते रुक गया। उसने इमामा की आंखों में आंसुओं की चमक देखी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसने यकदम बेहद मोहतात होते हुए मां से पूछा। इमामा ने नम आंखों और मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है और तुमने बिल्कुल ठीक चीज चुनी। वो अब दोबारा पैकिंग करने लगी थी, अपनी आंखें साफ करते हुए और उससे पूछते हुए कि उसने और क्या चीज सीखी कुरान पाक से। आप बेहद खुशकिस्मत हैं कि आपको अपने ट्यूमर के बारे में इत्तफाकी तौर पर पता चला। इन असरात से पता नहीं चला जो ट्यूमर की वजह से जिस्म पर होना शुरू हो चुके होते हैं। अमेरिका में एक और टेस्ट के बाद वहां एक बेहतरीन न्यूरोसर्जन ने सालार सिकंदर को खुशखबरी दी थी, जो सिर्फ उसके नज़दीक खुशखबरी थी। 2 ट्यूमर हैं, एक बेहद छोटे साइज का और कुछ बड़ा, लेकिन दोनों फिलहाल इस स्टेज पर हैं कि इन्हें सर्जरी के जरिए ख़त्म किया जा सकता है बगैर कोई ज़्यादा नुकसान हुए। वो अब रिपोर्ट्स और टेस्टों के बाद उसके ऑपरेशन के हवाले से सूरत हाल डिस्कस कर रहा था।
और कम से कम नुकसान क्या है जो हो सकता है? सालार ने उसे टोका। न्यूरोसर्जरी एक खतरनाक सर्जरी है। जिस जगह ये दोनों ट्यूमर्स हैं वो जगह भी बहुत नाजुक है। आपका दिमाग मुतासिर हो सकता है, आपकी याददाश्त मुतासिर हो सकती है, आसाब पर असर पड़ सकता है, जिसके नतीजे में आपको राशा का मर्ज लाहक हो सकता है। कभी कभार मिर्गी का हमला हो सकता है, आपकी नज़र मुतासिर हो सकती है। वो डॉक्टर यूं मुज़र असरात को दोहरा रहा था जैसे किसी होटल का वेटर मेन्यू कार्ड देखे बगैर भी वहां मिलने वाले खानों की फहरिस्त पढ़ रहा हो। और मैं सर्जरी ना करवाऊं तो? सालार ने उससे पूछा। कुछ अरसा आप सर्जरी के बगैर गुजार सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी इन ट्यूमर्स ने आपके दिमाग और जिस्म को मुतासिर करना शुरू नहीं किया, लेकिन कुछ अरसा के बाद ऐसा होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त सर्जरी बेहद खतरनाक हो जाएगी। मेरा मशवरा यह है कि ये छोटा ट्यूमर फौरी तौर पर रिमूव करवा लें, क्योंकि ये ज़रा भी बड़ा हुआ तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाएगा। दूसरे ट्यूमर को दवाओं और दूसरे तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है कि इसके बढ़ने को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। डॉक्टर गैर जज्बाती अंदाज में उसे बता रहा था। वो भी गैर जज्बाती अंदाज में ये अंदाजे लगाने में मसरूफ़ था कि वो सर्जरी के बगैर कितना अरसा निकाल सकता था। 6-7 माह। लेकिन मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इसे ज़्यादा डिले करें। जो मेडिसिन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकेंगी आपकी। सालार सर हिलाकर रह गया था। 1 महीने के बाद उसे कंशासा छोड़कर पाकिस्तान चले जाना था। उसके 3 महीने के बाद उसे अपना इदारा लॉन्च करना था। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम उसके लिए ये था कि वो वर्ल्ड बैंक की जॉब छोड़ने के फौरी बाद एक बार फिर से अपने इदारे के लिए फंड्स पूल करने की कोशिश करता। और एक बार इदारा लॉन्च हो जाता तो उसके फ़ौरन बाद वो सर्जरी के लिए कभी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी और वो भी सामने आकर वो गायब नहीं हो सकता था। ये एक बहुत बड़ा धचका होता उसके इदारे के लिए, ख़ास तौर पर तब अगर खुदा न खास्ता उसकी सर्जरी ठीक ना रहती। वो 6-7 माह के बाद सर्जरी नहीं करवा सकता था और वो फौरी तौर पर सर्जरी करवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 3 दिन के बाद कंशासा वापस आने पर उसने इमामा को ये सारी सूरत हाल बता दी थी। वो उसके मखमसे और उलझन को समझ पा रही थी, मगर कोई हल वो भी उसे नहीं दे पा रही थी। और हल एक बार फिर जिब्रील ने ही दिया था। सालार उस रात इत्तफाकी तौर पर किसी काम से लाउंज में निकला था। जब उसने दरवाज़ा खोलते ही जिब्रील को डेस्कटॉप के सामने बैठा देख लिया था। सालार के यकदम रात गए वहां आने पर उसने बर्क रफ्तारी से वो सब कुछ बंद करना शुरू कर दिया था जो साइट्स वो खोले बैठा था, मगर वो कंप्यूटर बंद नहीं कर सकता था। तुम क्या कर रहे हो जिब्रील? सालार ने लाउंज के वॉल क्लॉक पर 2 बजे का वक्त देखा था। कुछ नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं कार्ड्स खेल रहा था। जिब्रील ने डेस्कटॉप पर शट डाउन को क्लिक करते हुए बाप से कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने जैसे खड़े होते हुए डेस्कटॉप को अपने अकब में छुपा लिया था, यूं जैसे उसे खदशा था कि बाप तारीक स्क्रीन में से भी ये बूझ लेगा कि वो क्या कर रहा था। वो जवाब अगर हुमैन देता तो सालार की समझ में आ सकता था, लेकिन जिब्रील की जुबान से वो जवाब बेहद गैर मामूली था। वो उसके बच्चों में सबसे ज्यादा नज़्म ज़ब्त का पाबंद था। आधी रात को डेस्कटॉप पर बैठकर कार्ड्स खेलने वाला बच्चा नहीं था। सालार ने बेहद नॉर्मल गुफ्तगू करते हुए कुर्सी पर बैठकर डेस्कटॉप ऑन कर लिया था। जिब्रील का रंग फक हो गया। नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? सालार ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे को देखा, जो उसके इतना करीब खड़ा था कि वो उसकी आंखों में झांक सकता था और वो देख सकता था कि उसका बेटा घबराया हुआ था।
तो इंटरनेट पर वो कौन सी ऐसी चीजें देख रहा था कि उसके चेहरे का रंग यूं फक हो गया था। सालार के अपने पैरों के नीचे से भी उस वक्त जमीन निकल गई थी। ये तो पता था उसे कि वो बेटों का बाप था और उसके बेटे बड़े हो रहे थे, और कभी ना कभी उनकी बलूगत के दौरान उसे ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता था। वो पुरानी सोच और इक़दार रखने वाला बाप नहीं था जिसके पास गलती की गुंजाइश ही नहीं होती थी। वो लिबरल था, इसके बावजूद वो हिल गया था क्योंकि उसका बेटा अभी सिर्फ 10 साल का था और हाफिज़े कुरान बन रहा था। पता नहीं, जिब्रील ने उसकी बात का मुख्तसर जवाब देते हुए कमर के पीछे हाथ बांध लिए। अपने हाथों की कपकपाहट को बाप की नजरों से छुपाने के लिए इससे ज्यादा अच्छा तरीका कोई और नहीं था। बाप ये जाहिर नहीं कर रहा था कि वो उस पर शक कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त इस डेस्कटॉप को ऑन करने का मकसद क्या हो सकता था। तुम रोज देर से सोते हो? सालार ने अगला सवाल किया। जी, जिब्रील ने अब झूठ नहीं बोला था। रोज नींद नहीं आती और डेस्कटॉप पर कार्ड खेलते हो? सालार ने अगला सवाल उसकी आंखों में देखते हुए किया था। जी, उसने जैसे बिल्कुल ही हथियार डाल दिए थे। डेस्कटॉप ऑन हो चुका था। सालार होम पेज खोल चुका था। मजीद कोई सवाल किए बगैर उसने विजिट किए जाने वाले पेजेस और साइट्स की हिस्ट्री खोल ली थी। वहां गेम्स का नाम शामिल नहीं था, मगर एक सरसरी नजर ने भी सालार को मुंजमद कर दिया था। उसका बेटा जो कुछ विजिट कर रहा था वो उसे उससे छुपाने के लिए सर तोड़ कोशिश करता फिर रहा था। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। वो एक सरसरी नजर में भी इन सारे पेजेस में चमकने वाला ये लफ्ज पहचान सकता था। वो इनमें से किसी पेज को क्लिक करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने गर्दन मोड़कर जिब्रील को देखा, जिसका सांस रुका हुआ और रंग फक था। तुम मेरी बीमारी के बारे में जानते हो? ये सवाल किए बगैर भी वो इस सवाल का जवाब जानता था। जिब्रील की आंखें सेकंड्स के 1000वें हिस्से में पानी से भरी थीं और उसने अस्बात में सर हिलाया। एक अजीब खामोशी का वक्फा आया था जिसमें बाप और बेटा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। फिर सालार ने अपने इस 10 साला बेटे को हाथ बढ़ाकर अपने गले से लगाते हुए गोद में उठा लिया। जिब्रील के आंसू गालों पर बहने लगे थे। सालार ने उसे बचपन में तो कभी रोते देखा था, लेकिन अब बहुत अरसे से नहीं। वो उसे पिछले कुछ अरसे से बड़ा समझने लगा था, और वो बड़ा अब छोटे बच्चों की तरह उसकी गोद में मुंह छुपाकर रो रहा था। इतने महीनों से वो राज जो उसकी मासूमियत को घुन की तरह खा रहा था, आज अफशा हो गया था। बाबा, बाबा, वो उसके सीने से लगा हुआ सिसक रहा था। आई डोंट वॉन्ट यू टू डाई। मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकता। और यही वो लम्हा था जब सालार सिकंदर के दिल से हर खौफ खत्म हो गया था। उसे ऑपरेशन करवाना था फौरी तौर पर। वो अपने खानदान को इस तरह मौत और जिंदगी की उम्मीद के दरमियान लटका नहीं सकता था। जो भी होना था हो जाना चाहिए था। ओके, आई वॉन्ट, उसने अपने बेटे का सर चूमते हुए उससे कहा था। नाश्ते की मेज पर इमामा ने जिब्रील की सूजी हुई आंखें देखी थीं, जो सलाम करके सालार या इमामा से नजरें मिलाए बगैर आकर कुर्सी पर बैठ गया था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? इमामा ने उसका माथा छूकर जैसे टेम्परेचर मालूम करने की कोशिश की। जी, मैं ठीक हूं। जिब्रील कुछ घबराया। नजरें उठाए बगैर उसने प्लेट में पड़ा ऑमलेट छुरी और कांटे से काटने की कोशिश करते हुए जैसे इमामा की तवज्जो अपने चेहरे से हटाने की कोशिश की। चाय का कप उठाते हुए सालार ने भी इसी लम्हे जिब्रील को देखा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। तुम जागते रहे हो क्या सारी रात? इमामा को उसकी आंखें अभी भी तशवीश में मुब्तला कर रही थी।
नहीं मम्मी, ये बहुत रोया है। इससे पहले कि जिब्रील कोई और बहाना बनाने की कोशिश करता, हुमैन ने स्लाइस का कोना दांतों से काटते हुए बेहद इत्मीनान से जिब्रील को जैसे भरे बाजार में नंगा कर दिया। कम अज कम जिब्रील को ऐसा ही महसूस हुआ था। टेबल पर मौजूद सब लोगों की नजरें बैक वक्त जिब्रील के चेहरे पर गईं। वो जैसे पानी पानी हुआ। एक भी लफ्ज कहे बगैर इमामा ने सालार को देखा। सालार ने नजरें चुराईं। स्लाइस के कोने कुतरता हुआ हुमैन बेहद इत्मीनान से रात के अंधेरे में बिस्तर में छुपकर बहाए गए इन आंसुओं की तफसीलात किसी कमेंट्री करने वाले के अंदाज में बगैर रुके बताता चला जा रहा था। जिब्रील रोज रोता है और उसकी आवाज़ों की वजह से मैं सो नहीं पाता। जब मैं उससे पूछता हूँ कि क्या वो जाग रहा है तो वो जवाब नहीं देता। ऐसे जाहिर करता है जैसे वो सो रहा है। मगर मुझे नाश्ते की मेज़ पर हुमैन के इंकशाफात ने एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी थी। और मम्मी, मुझे पता है कि ये क्यों रोता है। हुमैन के आखिरी जुमले ने इमामा और सालार के पैरों के नीचे से नए सिरे से ज़मीन खींची थी। लेकिन मैं ये बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने जिब्रील से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी से इसको शेयर नहीं करूंगा। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। हुमैन ने ऐलान करने वाले अंदाज में एक ही सांस में उन्हें चौंकाया और दहलाया। सालार और इमामा दोनों की समझ में नहीं आया वो क्या रद्द अमल जाहिर करें। खामोश रहें, हुमैन को कुरेदें, जिब्रील से पूछें करें क्या और जाने क्या। मैं तो नहीं रोता। हुमैन के खामोश होने के बाद माँ बाप को देखते हुए जिब्रील ने हलक में फंसी हुई आवाज़ के साथ जैसे अपना पहला दिफा करने की कोशिश की, और हुमैन ने इस पहली कोशिश को पहले ही वार में ज़मीन बोस कर दिया। ओ माय गॉड, अब तुम झूठ भी बोल रहे हो। तुम हाफिज़ कुरान होकर झूठ बोलते हो। स्लाइस का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा हाथ में पकड़े हुमैन सिकंदर ने अपनी आंखों को हत्तउल मकदूर फैलाया। जिब्रील पर कुछ और पानी पड़ा। उसका चेहरा कुछ और सुर्ख हुआ। मम्मी, झूठ बोलना गुनाह है ना? हुमैन ने जैसे मां से तस्दीक करने की कोशिश की। हुमैन, खामोश हो जाओ और नाश्ता करो। इस बार सालार ने मुदाखलत की और उसे कुछ सख्त लहजे में घुरका। अपने हवास बहाल करने के बाद सूरत हाल को संभालने और जिब्रील को उससे निकालने की ये उसकी पहली कोशिश थी। इमामा अब भी सर्द हाथों के साथ वहां बैठी जिब्रील को देख रही थी। उस लम्हे उसने दुआ की थी कि जिब्रील कुछ ना जानता हो, उसके आंसुओं की वजह वो ना हो जो वो समझ रही थी। और हुमैन, उसने हुमैन को क्या बताया था? नाश्ता ख़त्म करने तक सालार ने हुमैन को दोबारा उसके एहतजाज के बावजूद मुंह खोलने नहीं दिया था। उन चारों को पोर्च में खड़ी गाड़ी में बिठाने और ड्राइवर के साथ स्कूल भेजने के बाद इमामा सालार के पीछे अंदर आ गई थी। जिब्रील को मेरी बीमारी के बारे में पता है, सालार ने अंदर आते हुए मध्यम आवाज में उसे बताया। वो उसके पीछे आते आते रुक गई। पांव उठाना भी कभी दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन जाता है, ये उस लम्हे उसे मालूम हुआ था। कुछ हलक में भी अटका था, पता नहीं वो सांस था या फंदा। तो उस दिन वो उसे ही तसल्लियां दे रहा था, और उसे जो लग रहा था कि शायद जिब्रील को कुछ पता लग गया है और शायद जिब्रील कुछ परेशान भी लग रहा है, वो वहम नहीं था। रात को बात हुई थी मेरी उससे, सालार उसे बता रहा था। कब? उसने बमुश्किल आवाज निकाली। रात गए, तुम सो रही थीं। मैं लाउंज में किसी काम से गया था। वो कंप्यूटर पर ब्रेन ट्यूमर के इलाज के बारे में जानने के लिए मेडिकल वेबसाइट खोले बैठा था। वो कई हफ्तों से सारी रात यही करता रहा है। मैंने पूछा नहीं। उसे किसने बताया, कब पता चला, लेकिन मुझे लगता है उसे शुरू से ही पता है। वो अब दोबारा इसी डेस्कटॉप को खोले कुर्सी पर बैठा था जो वो पिछली रात भी खोले बैठा रहा था। मुझे शक है
शायद उसने हुमैन और इनाया को भी बताया हो। वो सालार के अकब में खड़ी थी। सालार कंप्यूटर की स्क्रीन पर इन वेबसाइट्स को बंद कर रहा था और डिलीट कर रहा था, जो वो रात को नहीं कर सका था। इमामा के हलक में अटकी चीज आंसुओं के गोले में बदली। मोहम्मद जिब्रील सिकंदर कुएं से ज्यादा गहरा था। वो माँ बाप के साथ एक बार फिर एक बेआवाज तमाशाई की तरह उनकी जिंदगी की तकलीफ और अजियत को झेल रहा था, जैसे उसने कई साल पहले अपनी पैदाइश से भी पहले इमामा के वजूद के अंदर झेली थी। जब वो वसीम की मौत के बाद अपनी जिंदगी के उस वक्त के सबसे बदतरीन मरहले से गुजरी थी। वो बड़ों का बोझ था, बड़ों को ही ढोना चाहिए था। उसके कंधे इससे नहीं झुकने चाहिए थे। वो दो बड़े उस वक्त शर्मसार थे। उसने तुमसे क्या कहा? उसने बिलाखिर हिम्मत करके सालार के अकब में खड़े होकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। बाबा, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। मध्यम आवाज में सालार के जवाब ने एक निश्तर की तरह उसे काटा था। बचपन कमाल की चीज है। सारी लफ्फाजी, तकल्लुफ, लिहाज का पर्दा फाड़ कर दिल की बात को यूं कहता है कि दिल निकाल कर रख देता है। उसने तुमसे वो कहा जो मैं नहीं कह सकी। सालार ने अपने कंधों पर उसके हाथों की नरमी और उसके लफ्जों की गर्मी को जैसे एक ही वक्त में महसूस किया था। मैं कुछ हफ्तों तक ऑपरेशन करवा रहा हूं। 2 हफ्तों में यहां से वापस पाकिस्तान जाएंगे। तुम लोगों को पाकिस्तान छोड़कर फिर मैं अमेरिका जाऊंगा सर्जरी के लिए। उसने इमामा को मुड़कर नहीं देखा था, ना उसके हाथ कंधों से हटाए थे, ना उसे तसल्ली दी थी। वो उसे जिब्रील की तरह सीने से लिपटाकर वो वादा नहीं कर सकता था जो उसने जिब्रील से किया था। वो बच्चा था। वो बच्चा नहीं थी। वो बहल गया था। वो बहल नहीं सकती थी। मुझे तुम्हें एक काम सौंपना है इमामा, सालार ने बिलाखिर कंप्यूटर ऑफ करते हुए इमामा से कहा। क्या? वो रंधी हुई आवाज में बोली। अभी नहीं बताऊंगा, ऑपरेशन के लिए जाने से पहले बताऊंगा। सालार, मुझे कोई काम मत देना, कुछ भी। वो रो पड़ी। कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है। वो अब कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। मैं कोई आसान काम भी नहीं करना चाहती, उसने सर झटकते हुए बेहद बेबसी से कहा। वो हंस पड़ा। अजीब तसल्ली देने वाले अंदाज में उसका हाथ पकड़े हुए बोला। अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूं पिछले कुछ सालों से। सोचता था बुढ़ापे में पब्लिश करवाऊंगा। वो खामोश हुआ, फिर बोलने लगा। वो नामुकम्मल है अभी। मैं बहुत कोशिश भी करूं तब भी उसे मुकम्मल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूं। ये चारों अभी बहुत छोटे हैं। मुझे नहीं पता ऑपरेशन का नतीजा क्या निकलेगा। मुझे ये भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन पीछे जो कुछ हो चुका है वो लिख चुका हूं मैं, और मैं चाहता हूं तुम इसे इन चारों के लिए अपने पास महफूज रखो। इन जुमलों में अजीब बेरब्ती थी। वो उससे खुलकर ये नहीं कह पाया था कि उसके मरने के बाद वो उसके बच्चों के होश संभालने पर उनसे उनके बाप का तारुफ उनके बाप के लफ्ज़ों में ही करवाए। वो उससे ये भी नहीं कह सका था कि उसे ऑपरेशन में होने वाली किसी पेचीदगी के नतीजे में होने वाली दिमागी बीमारी का भी अंदेशा था। उसने जो नहीं कहा था इमामा ने वो भी सुन लिया था। बस सिर्फ सुना था। वो आने वाले वक्त के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बुरा वक्त था और वो बुरे वक्त से आंखें बंद करके गुजरना चाहती थी। कितने चैप्टर्स हैं इस किताब के? उसने ना चाहते हुए भी पूछा। 37 साल की उम्र में पहला चैप्टर लिखा था, फिर हर साल एक चैप्टर लिखता रहा हूं।
हर साल एक लिखना चाहता था। जिंदगी के पहले साल, फिर अगले 5, फिर उससे अगले। अभी जिंदगी के सिर्फ 40 साल रिकॉर्ड कर पाया हूं। वो बात करते हुए रुका। चैप्टर गिनवाए बगैर वो उम्र गिनवाने बैठ गया था। 40 के बाद भी तो जिंदगी है। 41, 42, 43। वो बात करते करते अटकी, रुकी, हकलाई। वो जो है उसे मैं डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहता। तुम करना चाहती हो तो कर लेना। क्या वो इजाजत दे रहा था? उसे जैसे कह रहा हो, तुम याद रखना चाहती हो ये अरसा तो याद रख लेना। कहाँ है किताब? वो ये सब नहीं पूछना चाहती थी, फिर भी पूछती जा रही थी। इसी कंप्यूटर में है। वो दोबारा कंप्यूटर ऑन करने लगा और डेस्कटॉप पर पड़े एक फोल्डर को खोलकर उसने इमामा को दिखाया। फोल्डर के ऊपर एक नाम चमक रहा था, ताश। ताश? इमामा ने रंधी हुई आवाज में पूछा। नाम है मेरी ऑटोबायोग्राफी का। वो अब उसे देखे बगैर फोल्डर खोले उसे फाइल्स दिखा रहा था। इंग्लिश में लिखी जाने वाली ऑटोबायोग्राफी का नाम उर्दू में रखोगे? स्टडी टेबल के कोने से टिकी। वो उसका चेहरा देख रही थी। मेरी जिंदगी को इस लफ्ज से ज्यादा बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों के लिए लिखी है, तुम लोग तो समझ सकते हो ताश क्या है। वो उसकी तरफ देखे बगैर मध्यम आवाज में बोलता हुआ सफहात को स्क्रॉल डाउन कर रहा था। लफ्ज भागते जा रहे थे, फिर गायब हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी के साल गायब हुए थे। फिर वो आखिरी चैप्टर आखिरी सफ़े पर जा रुका था। आधा सफ़ा लिखा हुआ था, आधा सफ़ा खाली था। सालार ने उस फोल्डर को खोलने के बाद पहली बार सर उठाकर इमामा को देखा। नम आंखों के साथ वो उसे ही देख रही थी। तुम पढ़ना चाहोगी? उसने मध्यम आवाज में इमामा से पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। कंशासा से वापसी उनकी जिंदगी का बेहद खुशगवार तरीन सफर होता अगर इस सफर के पीछे सालार सिकंदर की बीमारी ना खड़ी होती। वो 5 साल के बाद अपने मुल्क वापस आए थे, लेकिन अब आगे अंदेशों के सिवा फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा था। कई सालों के बाद इमामा फिर घर से बेघर हुई थी। अपनी छत से यकदम वो सालार के वालिदैन के घर आ बैठी थी। वो बेहद अच्छे लोग थे, प्यार करने वाले, एहसान ना जताने वाले, पर एहसान तो था उनका। कंशासा से पाकिस्तान आने से पहले उसने एक दिन चारों बच्चों को बिठाकर समझाया था, हम अब जहां जा रहे हैं वो हमारा घर नहीं है, वहां हम गेस्ट हैं और जितनी देर भी हमें वहां रहना है अच्छे मेहमानों की तरह रहना है। और अच्छे मेहमान क्या करते हैं? उसने अपने बच्चों के सामने बेघरी को नया मलबूस देकर पेश करते हुए कहा, अच्छे गेस्ट ढेर सारी चीजें लाते हैं, मजे मजे की बातें करते हैं और जल्दी चले जाते हैं और कोई भी काम नहीं करते, रेस्ट करते हैं। हुमैन ने हस्बे आदत और हस्बे तवक्को सब पर सबकत ले जाने की कोशिश में अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर अपना जवाब पेश करते हुए इमामा को एक ही वार में लाजवाब कर दिया। उसे हंसी आ गई। माँ को हंसते देखकर हुमैन बेहद जज्बाती हो गया। हुर्रा, मैं जीत गया। उसने हवा में मुक्के लहराते हुए जैसे सही जवाब बूझ लेने का ऐलान किया। क्या उसने ठीक कहा है? इनाया को जैसे यकीन नहीं आया था। नो, इमामा ने कहा। हुमैन के चेहरे पर बेयकीनी झलकी। अच्छे मेहमान किसी को तंग नहीं करते, किसी से फरमाइश नहीं करते, किसी चीज में नुक्स नहीं निकालते और हर काम मेजबान से इजाजत लेकर करते हैं और अपने कामों का बोझ मेजबान पर नहीं डालते। इमामा ने उन्हें समझाने वाले अंदाज में कहा, ओह माय गॉड मम्मी, मैं अच्छा गेस्ट नहीं होना चाहता, मैं बस गेस्ट बनना चाहता हूँ।
हुमैन ने माँ की बात काटते हुए बेहद संजीदगी से कहा, हम दादा दादी के घर जा रहे हैं और हमें वहां वैसे रहना है जिससे वो कंफर्टेबल हो, उन्हें शिकायत या तकलीफ ना हो। इमामा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। ओके, इनाया, रईसा और जिब्रील ने बैक वक्त माँ को इत्मीनान दिलाया। और हम अपने घर में कब जाएंगे? हुमैन ने माँ को अपने आप को नजरअंदाज करने पर बिला आखिर पूछा। जल्दी जाएंगे, उसने नजर मिलाए बगैर हुमैन को जवाब दिया। वो मुतमईन नहीं हुआ। जल्दी कब? वो बेसब्रा था, बहुत जल्दी। और हमारा घर है कहाँ? हुमैन ने पिछले जवाब से मुतमईन ना होते हुए सवाल बदला और इमामा को जैसे चुप लग गई। सवाल ठीक था, जवाब नहीं था। हम नया घर खरीदेंगे, इनाया ने जैसे उसकी चुप का दिफा किया। कहाँ? हुमैन को मुकम्मल जवाब चाहिए था। जहां बाबा होंगे। जिब्रील ने इस बार उसे मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की। और बाबा कहाँ होंगे? हुमैन ने एक और मंतकी सवाल किया जो इमामा को चुभा था। अभी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर बाबा जहां जाएंगे वहां हम लोग भी चले जाएंगे। जिब्रील ने मां की आंखों में उमड़ने वाली नमी को भांपा और जैसे दीवार बनने की कोशिश की। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। हुमैन बिलाखिर मुतमईन हुआ। मैं बाबा के साथ रहना चाहता हूं, उसने जैसे ऐलान करके मां को अपनी तरजीह बताई। इमामा उन चारों से मजीद कुछ नहीं कह सकी। ये समझाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर से उस चीज़ को समझाना जो खुद समझ में ना आ रही हो। उसने इन चारों को सोने के लिए जाने का कह दिया और खुद उनके कमरे से निकल आई। मम्मी, हुमैन उसके पीछे लाउंज में निकल आया था। इमामा ने उसे पलट कर देखा। वो जैसे किसी सोच में था। यस, उसने जवाब दिया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, उसने मां से कहा। क्यों? वो उसका चेहरा देखने लगी। क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता, उसने अपनी उलझन की वजह बताई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपका सीक्रेट जानता हूं। इमामा का दिल जैसे उछलकर हलक में आया। मैं जानता हूं आप अपसेट हो, वो कह रहा था। वो जैसे कुछ और जमीन में गड़ी। वो अब उसके और करीब आ गया था। 6 साल की उम्र में भी उसकी कमर से ऊपर कद के साथ। प्लीज आप अपसेट ना हो। आई डोंट लाइक इट व्हेन यू क्राई। जब आप रोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे चिमटा वो अब उससे कह रहा था। वो बुत की तरह खड़ी थी, पहले जिब्रील और अब हुमैन। उसकी हर औलाद को उसके साथ इस तकलीफ से गुजरना था क्या? तुम क्या जानते हो? वो इतना छोटा सा जुमला भी अदा नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ उसे थपकने लगी। दादा ठीक हो जाएंगे। वो अब उसे तसल्ली देने लगा। इमामा को जैसे लगा जैसे उसको सुनने में गलती हुई है। वो शायद बाबा कह रहा था। मैंने दादा से पूछा, उसने एक बार फिर इमामा से कहा। इस बार वो मजीद उलझी। किससे क्या पूछा? दादा से पूछा था, उन्होंने कहा वो ठीक हो जाएंगे। इमामा मजीद उलझी। दादा को क्या हुआ? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। दादा को ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ, दादा को अल्जाइमर है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। इमामा का दिमाग भग से उड़ा था। सालार को कुछ मत बताना। पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो पहला काम था वो इमामा ने यही किया था। उसने सिकंदर उस्मान से इस इंकशाफ के बारे में पूछा था जो सिकंदर उस्मान ने हुमैन के ब्रेन ट्यूमर के हवाले से सवालों के जवाब में किया था। और उन्होंने जवाबन उसे बताया था कि 1 महीना पहले रूटीन के एक मेडिकल चेकअप में उनकी इस बीमारी की तशखीस की गई थी जो अभी इब्तदाई स्टेज पर थी। लेकिन उन्हें सबसे पहली परेशानी यही थी कि कहीं इमामा ने सालार से इस बात का जिक्र ना कर दिया हो। और जब उसने ये बताया कि उसने सालार से अभी जिक्र नहीं किया
तो उन्होंने पहली बात उससे यही कही थी, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, उसका ऑपरेशन होने वाला है और मैं अपनी बीमारी के हवाले से उसे और टेंस करूं। वो अब भी अपने से ज्यादा सालार के बारे में फिक्रमंद थे। पापा, मैं नहीं बताऊंगी उसे, मैं भी ये नहीं चाहती कि वो परेशान हो। इमामा ने उन्हें तसल्ली दी। आप जानते हैं, आपसे बहुत अटैच्ड है वो, अपनी बीमारी भूल जाएगा वो। जानता हूं। उन्होंने एक रंजीदा मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। इस उम्र में अपनी बीमारी की फिक्र नहीं है मुझे। मैंने जिंदगी गुजार ली है अपनी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजारी है। उसको सेहतमंद रहना चाहिए। उन्होंने आखिरी जुमला अजीब हसरत से कहा। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसकी बीमारी भी खुद ले लेता। अपनी जिंदगी के जितने भी साल बाकी हैं वो उसे दे देता। इमामा ने उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। आप बस उसके लिए दुआ करें पापा। माँ बाप की दुआओं में बहुत असर होता है। दुआ के अलावा और कोई काम नहीं है मुझे। मैं सोचता था उसने मुझे नौउम्री और जवानी में बहुत सताया था, लेकिन जो मेरे बुढ़ापे में सता रहा है ये वो बात मुकम्मल नहीं कर सके। रो दिए। एक काम करेंगे पापा, इमामा ने उनका हाथ थपकते हुए कहा। क्या? अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी उतारते हुए इमामा ने उनके हाथ को खोलते हुए उनकी हथेली पर वो अंगूठी रख दी। इसे बेच दें। वो उसका चेहरा देखने लगे। क्यों? उन्होंने बमुश्किल कहा। मुझे पैसों की जरूरत है। कितने? जितने मिल सके। इमामा। उन्होंने कुछ कहना चाहा। इमामा ने रोक दिया। इनकार मत करें, ये काम मैं आपके अलावा किसी से नहीं करवा सकती। वो नम आंखों के साथ चुपचाप उसे देखते रहे। अपने ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में सालार सिकंदर और समर इन्वेस्टमेंट फंड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पहले ग्लोबल इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड के कयाम का ऐलान कर दिया था। 5 अरब रुपए के सरमाए से कायम किया गया समर इन्वेस्टमेंट फंड SIF वो पहली ईंट थी इस मालियाती निज़ाम की जो सालार सिकंदर और उसके 5 साथी अगले 20 सालों में दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केटों में सूद पर मबनी निज़ाम के सामने लेकर आना चाहते थे। 5 अरब रुपया इस इब्तदाई टारगेट से बहुत कम रकम थी जिसके साथ वो इस फंड की बुनियाद रखना चाहते थे। अगर सालार सिकंदर की बीमारी का इंकशाफ मीडिया के जरिए इतने जोर शोर से ना किया जाता तो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 6 मेंबर्स इस फंड का आगाज $1 अरब के सरमाए से दुनिया के 50 ममालिक में बैक वक्त करते। और वो टारगेट मुश्किल जरूर था, नामुमकिन नहीं था, और उनके पास 5 साल थे इसे हासिल करने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। लेकिन सालार सिकंदर की बीमारी ने जैसे पहले कदम पर ही उनकी कमर तोड़ दी थी। इसके बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं टूटा था। वो इकट्ठे रहे थे, जुड़े रहे थे, क्योंकि इन 6 में से कोई शख्स भी ये काम कारोबार के तौर पर नहीं कर रहा था। वो अंधी खाई में कूदने के मुजाहिदाना जज्बे से कर रहे थे। लेट 30s में इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक 6 के 6 अफराद एक दूसरे को जाती तौर पर अच्छी तरह जानते थे। एक दूसरे की नीयत भी, एक दूसरे की हैसियत भी, एक दूसरे की शोहरत भी। सालार सिकंदर, आमिल कलीम, मूसा बिन राफे, अबूजर सलीम, अली अकमल और राकिन मसूद पर मुश्तमिल SIF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दुनिया के बेहतरीन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में गर्दाना जा सकता था। वो 6 के 6 अफराद अपनी अपनी फील्ड का पावर हाउस थे। वो 6 मुख्तलिफ शोबों की महारत, सलाहियत और तजुर्बे को SIF के प्लेटफॉर्म पर ले आए थे और अर्ली 40s में होने के बावजूद 15 से 20 साल के तजुर्बे, साख और अपनी कामयाबियों के साथ
वो दुनिया के कम उम्र तरीन और काबिल तरीन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से एक था। आमिल कलीम एक अमेरिकन मुस्लिम था जिसकी माँ मलेशियन और बाप एक अरब था, लेकिन वो दोनों अमेरिका में ही पैदा और पले बड़े थे। आमिल कलीम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स फर्म का मालिक था और अमेरिका के 150 से ज़्यादा फाइनेंशियल इदारों के लिए कंसल्टेंसी कर रहा था। वो दुनिया के 10 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट गुरुज में से तीसरे नंबर पर विराजमान था और फोर्ब्स की इस लिस्ट में शामिल था जिसमें उसने अगले 10 सालों के मुमकिन अरबपति प्रोफेशनल्स के नाम दिए थे। आमिल कलीम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सबसे ज़्यादा मजहबी और बाअमल मुसलमान था। ये एजाज़ उसे बोर्ड के बकिया 5 मेंबर्स ने इज्तमाही तौर पर उसकी दीनी मालूमात और अमली किरदार को देखते हुए बख्शा था, जिस पर आमिल कलीम मुतमईन था लेकिन खुश नहीं था। सालार उसे येल के दिनों से जानता था। वो और आमिल इन 5 अफराद के ग्रुप में थे जिनका हर चीज़ में मुकाबला रहता था। सालार सबसे बेहतरीन जीपी के साथ टॉप करने के बावजूद जिन चंद सब्जेक्ट्स में किसी से पीछे रहा था वो आमिल कलीम ही था। मूसा बिन राफे मस्कत और उम्मान के 2 शाही खानदानों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अपने मुल्क में इक़्तिदार पर बराजमान खानदान से इख्तलाफ की बुनियाद पर अपने वालदैन के ज़माने से अमेरिका में ही था। उसकी पैदाइश अमेरिका में हुई थी और उसकी पैदाइश के कुछ अरसा के बाद उसके वालदैन मुस्तकिल तौर पर अमेरिका मुंतकिल हो गए थे। 26 साल की उम्र में अपने बाप की हादसाती मौत के बाद मूसा को वो शिपिंग कंपनी विरसे में मिली जो उसके बाप की मलकियत थी और एक औसत दर्जा की शिपिंग कंपनी को मूसा अगले 15 सालों में एक चोटी की शिपिंग लाइन बना चुका था। उसकी कंपनी अब कंटेनर आलमी शिपिंग में से तेज रफ्तार और बेहतरीन कंपनी मानी जाती थी। सालार और वो कोलंबिया में आपस में मिले थे और फिर उनका राब्ता हमेशा रहा। सालार सिकंदर सिटी बैंक में काम करने के दौरान उसकी फैमिली के बहुत से असासों को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर देखता रहा था। अबू ज़र सलीम एक अमेरिकन अफ्रीकी था और एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक था। वो अफ्रीका में फार्मास्यूटिकल किंग माना जाता था क्योंकि अमेरिका बेस्ड उसकी कंपनी अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में फार्मास्यूटिकल सप्लाईज में पहले नंबर पर थी। सालार के बाद वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का दूसरा मेंबर था जो अफ्रीका से इतना गहरा ताल्लुक और मुसलसल आने जाने की वजह से बहुत सारी अफ्रीकन जुबानों में गुफ्तगू कर सकता था। बोर्ड के गवर्नर्स उसे अबू ज़र सलीम नहीं कहते थे, हातिम ताई कहते थे। वो बिलाशुबा इस बोर्ड का सबसे फराग दिल मेंबर था। उसकी कंपनी अपने सालाना खालिस मुनाफा का चौथा हिस्सा अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के खैराती इदारों में सर्फ करती रही थी। सालार और अबू ज़र ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते रहे थे बल्कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की एक इंटर्नशिप भी इकट्ठे की थी। अली अकमल एक हिंदुस्तान निजाद अमेरिकन था जो टेलीकम्युनिकेशंस की एक कंपनी चला रहा था। टेलीकॉम सेक्टर में उसकी कंपनी अमेरिका में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनीज में शुमार होती थी। सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की का ताज भी इसी कंपनी के सर पे था। अली अकमल खुद एक टेलीकॉम इंजीनियर था। वो और सालार एक दूसरे से येल के दिनों में वहाँ होने वाले कुछ मुबाहिसों के ज़रिए मुतारिफ हुए थे और फिर ये तारुफ दोस्ती में तब्दील हो गया था। राकिन मसूद एक पाकिस्तानी अमेरिकन था और एक मैनेजमेंट कंपनी चला रहा था। गल्फ के शाही खानदानों का एक बड़ा हिस्सा राकिन के क्लाइंटल में शामिल था और अब इस क्लाइंटल में यूरोप के बहुत से नामी गरामी खानदान और हॉलीवुड की बहुत सी अमीर शख्सियात भी शामिल थी। राकिन को सालार पाकिस्तान से ही जानता था, अगरचे वो शुरू से दोस्त नहीं थे, लेकिन उनके खानदानों के आपस में करीबी ताल्लुकात थे। उसकी तरह राकिन भी फाइनेंस में डॉक्टरेट था
और सूद से पाक निज़ाम का सबसे ज़्यादा पुरअज़्म और कौलियो अमली सपोर्टर था। 6 अफराद पर मुश्तमिल वो ग्रुप 5 अरब रुपए का वो सरमाया सिर्फ अपनी साख की बुनियाद पर इकट्ठा करने में कामयाब हुआ था, और उन्हें यकीन था वो अगर 17 मुल्कों में 5 अरब रुपए के इस सरमाए को सरमायाकारी करने वालों के लिए मुनाफा बख्श बना सके तो अगले 3 सालों में 50 मुल्क और 1 अरब डॉलर का टारगेट नामुमकिनात में से नहीं था। SIF के पहले फेज में इन प्रोजेक्ट की तादाद महदूद थी जिन पर उन्हें काम करना था, मगर दूसरे और तीसरे फेज में वो अपने मालियाती मंसूबों को ना सिर्फ इन 17 ममालिक में बल्कि अगले 10 साल में 70 ममालिक में ले जाना चाहते थे, जहां वो एक कम आमदनी वाले शख्स को भी मालियाती सर्विसेज फराहम कर सके। SIF चंद बेहद बुनियादी और आसान असूलों पर कायम किया गया था। वो अपने फंड का बड़ा हिस्सा उन नए इन्वेस्टमेंट नज़रियात पर लगाना चाहते थे जो अफराद और छोटे इदारों की तरफ से पेश किए जाते, और जिनमें SIF को अगले किसी बड़े मंसूबे के बेहतर इम्कानात नजर आते हैं। लेकिन SIF एक लेंडर के तौर पर आने की बजाय एक पार्टनर के तौर पर ऐसे हर मंसूबे पर काम करता, एक खास मुद्दत तक, नफ़ा और नुकसान में बराबरी की शराकत में, और इस मुद्दत का तायुन इस आइडिया पर लगने वाले सरमाए की मालियत पर मुनहसिर था। खोजो, परखो, सिखाओ, इस्तेमाल करो, मुनाफा कमाओ, नुकसान के लिए तैयार हो। ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट के लिए ये SIF की फ़िलॉसफ़ी थी। SIF पिछले 5 सालों में पहले ही अपने लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए बुनियादी होमवर्क कर चुका था। बैकअप सपोर्ट के लिए कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी कर चुका था जो सूद से मुंसलिक नहीं थी। 6 अफराद का वो ग्रुप अपनी अपनी फील्ड की महारत इस कंपनी में लाकर बैठे थे, और वो इस महारत को सरमायाकारों को तरगीब देने के लिए इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन नफ़ा और नुकसान की शराकत के असूल पर खड़े इस निज़ाम पर कौन सिर्फ उनकी महारत पर एतमाद करते हुए आता, ये बड़ा चैलेंज था। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज था कि वो अपने पास आने वाले पिछले 5 अरब के सरमाए को इन स्टेक होल्डर के लिए मुनाफा बख्श बना सकते जिन्होंने उनकी साख और मुहारत पर एतबार किया था। वो एक बड़े काम की तरफ एक बेहद छोटा कदम था, इतना छोटा कदम कि बड़े मालियाती इदारों ने इसको संजीदगी से लिया भी नहीं था। फाइनेंशियल मीडिया ने इस पर प्रोग्राम्स किए थे, खबरें लगाई थी, दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन किसी ने भी इसे आइंदा आने वाले सालों के लिए अपने लिए कोई खतरा नहीं समझा था। दुनिया में कोई बैंक, इदारा, फंड ऐसा नहीं था जो मुकम्मल तौर पर सूद से पाक सिस्टम पर खड़ा हो पाता, और खड़ा था भी तो वो मालियाती निज़ाम के हाथियों के सामने चींटियों की हैसियत में खड़ा था। SIF क्या कर सकता था और क्या बदल सकता था? एक कामयाब मालियाती इदारा हो सकता था, एक काबिल अमल मालियाती निज़ाम के तौर पर दुनिया में मौजूद निज़ाम को टक्कर देने के लिए इसको फाइनेंशियल वायबिलिटी दिखानी थी जो अभी किसी को नजर नहीं आई थी, सिर्फ इन 6 दिमागों के अलावा जो उसके पीछे थे। SIF के कयाम का ऐलान अपने कंधों पर लदे एक बहुत भारी बोझ को हटा देने जैसा था। कम से कम सालार को ऐसा ही महसूस हुआ था। उसे इतनी पजीराई नहीं मिली थी जितनी इस सूरत में मिलती। वो इसे इससे ज़्यादा बड़े लेवल पर लॉन्च करते, लेकिन ऐसा भी नहीं था जो उन्हें मायूस कर देता। वो दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल मार्केटों में जहां बेहतरीन मालियाती इदारे पहले ही मौजूद थे, उनका मुकाबला करने के लिए दाखिल हुए थे, और उन्हें पता था मुकाबला आसान नहीं था। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान उसने SIF के दर्जनों सेमिनार्स और मीटिंग्स अटेंड की थीं, और कुछ यही हाल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दूसरे मेंबर्स का था। एक हफ्ते के बाद उसे पाकिस्तान जाकर अपने बच्चों से मिलना था, और फिर वापस आकर दोबारा अमेरिका में सर्जरी करवानी थी। उसका शेड्यूल
अपॉइंटमेंट से भरा हुआ था। एक हफ्ता के इख्तिताम तक वो एसआईएफ के इन सरमायाकारों में से कुछ को वापस लाने में कामयाब हो गए थे, जो सालार की बीमारी की खबर के बाद पीछे हट गए थे। ये एक बड़ी कामयाबी थी, बारिश का वो पहला कतरा जिसका उन्हें इंतजार था। सालार एसआईएफ के कयाम के लिए सरमायाकार और सरमाया तो लाने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो जाती तौर पर खुद इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दूसरे मेंबर्स की तरह कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका था। कुछ असासे जो उसके पास थे, उन्हें बेचकर भी उसका हिस्सा करोड़ से नहीं बढ़ सका था। वो इस स्टेज पर अपनी फैमिली के किसी फर्द से कर्ज लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो किसी नागहानी सूरत हाल में इमामा और अपने बच्चों के लिए अगर लंबे चौड़े असासे नहीं छोड़ सकता था तो कोई वाजबात भी छोड़ना नहीं चाहता था। मगर इस फंड की इन्वेस्टमेंट के एक दिन बाद सिकंदर उस्मान ने उसे अमेरिका फोन किया था। मैं 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं एसआईएफ में, उन्होंने इब्तदाई गपशप के बाद उससे कहा। आप इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे? वो चौंका। बाप को गरीब समझते हो तुम? वो खफा हुए। सालार हंस पड़ा। अपने से ज्यादा नहीं, तुमसे मुकाबला नहीं है मेरा, सिकंदर उस्मान ने बेनियाजी से कहा। तुम्हें मेरे बराबर आने के लिए 10-20 साल लगेंगे, शायद ना लगें। चलो देखेंगे। अभी तो मुझे बताओ, यहाँ पाकिस्तान में लोकल ऑफिस और क्या तरीकाकार है? उन्होंने बात बदली थी। आपने अब क्या बेचा है? सालार ने उन्हें बात बदलने नहीं दी, बराह रास्त सवाल किया। फैक्ट्री। वो सकते में रह गया। इस उम्र में मैं नहीं संभाल सकता था। कामरान से बात की, वो और उसका एक दोस्त लेने पर तैयार हो गए। मुझे वैसे भी फैक्ट्री में सदका हिस्सा देना था। वो इस तरह इत्मीनान से बात कर रहे थे जैसे ये एक मामूली बात थी। आप काम करते थे पापा, आपने चलता हुआ बिजनेस क्यों खत्म कर दिया? क्या करेंगे अब आप? वो बेहद नाखुश हुआ था। कर लूंगा कुछ ना कुछ, ये तुम्हारा मसला नहीं है, और नहीं भी करूंगा तो भी क्या है? तुम बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते क्या? बाप सारी उम्र उठाता रहा है। वो उसे डांट रहे थे। आपने मेरे लिए किया है ये सब। सालार रंजीदा था। हाँ, इस बार सिकंदर उस्मान ने बात को घुमाए फिराए बगैर कहा। पापा, मुझसे पूछना चाहिए था आपको, मशवरा करना चाहिए था। तुम जिंदगी में कौन सा काम मेरे मशवरे से करते रहे हो? हमेशा सिर्फ इत्ला देते हो। वो बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो महजूज नहीं हुआ, उसका दिल अजीब तरह से बोझल हुआ था। क्या हुआ? सिकंदर उस्मान ने जैसे उसकी खामोशी को कुरेदा। आप मुझ पर इतने एहसान क्यों करते हैं? कब तक करते रहेंगे? वो कहे बगैर ना रह सका। जब तक मैं जिंदा हूं। सिकंदर उस्मान की जिंदगी की बात नहीं कर सके थे। आप मुझसे ज्यादा जिएंगे, वक्त का किसको पता होता है। सिकंदर उस्मान का लहजा पहली बार सालार को अजीब लगा था। सिकंदर उस्मान ने बात बदल दी थी।